रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को कंटिन्यू करते हुए एक उदाहरण हम लेते हैं मिश्रित प्रतिबंध का, मिक्स्ड कांस्टेंट। अभी तक हमने देखे थे कि जो संरचनात्मक प्रतिबंध है उनमें पैरामीटर्स या तो लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में थे। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि जो हमारा संरचनात्मक प्रतिबंध है उसमें यह लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, मतलब दोनों ही हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एक तरह से मिश्रित हो गया ये। तो मिश्रित प्रतिबंध की स्थिति में एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाए सिंप्लेक्स मेथड के सहायता से, सिंप्लेक्स विधि से, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उदाहरण यह है कि मिनिमाइज c इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू, प्रतिबंध क्या है, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा प्रतिबंध है 5x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नॉन नेगेटिविटी में x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है हमारी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम समझ ली, उद्देश्य फलन के मान को न्यूनतम करना है और जो संरचनात्मक प्रतिबंध है वो मिश्रित है, एक लेस देन इक्वल टू है, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, पैरामीटर्स को लेके। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें मुख्य चर डालते हैं, डमी वेरिएबल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या इस तरह की है कि उसमें संरचनात्मक प्रतिबंध लेस देन इक्वल टू फॉर्म में हो, तो और वहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल डाले थे। और एक और चीज़ है कि उद्देश्य फलन को जब हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो स्लैक वेरिएबल होता है, लेकिन मिनिमाइज कर रहे हैं तो फिर हमने सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के बारे में भी बात की थी आपसे। तो यहाँ स्लैक वेरिएबल और सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये तीनों तरह के वेरिएबल इसमें डालने पड़ेंगे, चर, तीनों तरह के चर। मुख्य चरों में स्लैक चर, सरप्लस और आर्टिफिशियल चर डालने होंगे। ठीक है, तो डालते हैं साहब। मिनिमाइज c इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2 प्लस, अब देखो यहाँ या तो यहाँ रुक जाइए, पहले सब प्रतिबंधों को क्लियर कर लीजिए, फिर आगे इसमें उद्देश्य फलन में चलते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। प्रतिबंध की बात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रतिबंध देखते हैं हम, 2x1 प्लस x2। अब इसमें लेस देन इक्वल टू है तो इसमें जो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, तो प्लस s1 डाल दिया, 1 इंटू s1 है बेसिकली, इक्वल टू 3। पहला प्रतिबंध क्लियर। अब दूसरे प्रतिबंध पे आइए। दूसरा प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब देखिए इसमें स्लैक की जगह सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम डालेंगे, तो 5x1 प्लस 4x2। अब यहाँ सरप्लस वेरिएबल s2, क्योंकि s1 हमने स्लैक लिया है इसलिए थोड़ा बदल दो, तो माइनस होगा ये, सरप्लस वेरिएबल घटाएंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल देंगे, प्लस a2 इक्वल टू 10 हो गया। और जो चर हैं जिनमें हम मुख्य चर और इच्छित चर x1 x2 s1 s2 a2, ये सभी के सभी धनात्मक हैं। ये चीज़ क्लियर। अब हम यहाँ जो है उद्देश्य फलन में यहाँ रुक गए थे 10x2 के बाद में। अब देखिए यहाँ हमने स्लैक डाला है, तो 0 इंटू s1, ठीक है, प्लस ये सरप्लस है 0 इंटू s2। अब ये आर्टिफिशियल है, जो ये मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य फलन यदि मिनिमाइज कर रहे हैं तो उसमें जो है m प्लस का होता है, और मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो m माइनस का होता है, तो प्लस m इंटू a2 आर्टिफिशियल है। ये हमारा हमने इसमें
डमी वेरिएबल्स डालने के बाद में प्रॉब्लम हमारी ये हो गई। अब इसमें हम सिंप्लेक्स तालिका का उपयोग करेंगे और उसकी सहायता से हल प्राप्त करेंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सिंप्लेक्स टेबल आपको पता है कि भाई जो कॉलम हमारी ज़रूरत है, एक तो स्टेज, क्योंकि हम एक से ज़्यादा स्टेज में पहुंचते हैं, तो स्टेज के लिए एक बड़ा कॉलम बना लिया। फिर एक कॉलम बनाया जिसमें बेसिस और कांस्टेंट लिखा है। ठीक है, बेसिस हम लेंगे, स्लैक से शुरू कर रहे हैं हम, उसका कारण है मैं अभी बता दूंगा आपको। तो S1 और A2 आर्टिफिशियल जो है हम ले रहे हैं स्लैक S1 जो कि हमने यहाँ लिया है, और आर्टिफिशियल A2। अब यहाँ S2 नहीं लिया मैंने जानबूझ के। ठीक है, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं देखिए, उद्देश्य फलन में स्लैक वेरिएबल का तो 0 है तो 0 लिख दिया, और आर्टिफिशियल वेरिएबल का m है तो m लिख दिया। ठीक है, कांस्टेंट जो है हमारे प्रतिबंध में 3 और 10 हैं। प्रथम प्रतिबंध में 3 है और दूसरे प्रतिबंध में 10 है, तो ये लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले हमने स्लैक वेरिएबल लिया है S1, फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल A2, फिर हम सरप्लस वेरिएबल ले लेते हैं S2, और फिर उसके बाद में चॉइस वेरिएबल इच्छित चर जो हमारा X1 और X2 लिया है। उद्देश्य फलन में जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो आप लिख दीजिए। स्लैक वेरिएबल का 0 है, आर्टिफिशियल का m है, ये देखिए यहाँ पे है, वही लिख रहा हूँ मैं। सरप्लस का 0 है तो 0 लिख दिया, X1 का 2 है और X2 का 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अभी हमने एक हिस्सा क्लियर किया। अब ये देखिए, जो प्रतिबंध हैं, संरचनात्मक प्रतिबंध हैं, इनमें से लीजिए। देखिए, पहले प्रतिबंध में S1 क्या है, 1 है, तो 1 ले लिया। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनके गुणांकों की बात कर रहा हूँ। 1 और दूसरे में है ही नहीं तो इसलिए 0 हो जाएगा। पहले प्रतिबंध में आर्टिफिशियल वेरिएबल है नहीं, 0, और दूसरे में है, इसका गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया। सरप्लस वेरिएबल पहले प्रतिबंध में है ही नहीं तो 0, और दूसरे में है लेकिन गुणांक -1 है तो -1 लिख दिया। X1 का गुणांक 2 है और पहले प्रतिबंध में, दूसरे में 5 है तो 2 5, और पहले प्रतिबंध में X2 का गुणांक 1 है, दूसरे में 4 है तो 1 और 4, ये लिख दिया। मतलब सारी, अभी तो हमने ये प्रॉब्लम जो है सिंप्लेक्स टेबल में सेट किया है हमारा क्वेश्चन को, अभी बाकी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप साइड में रख दीजिए, इससे तो आप ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। अब टेबल पे आ गए हम पूरी तरह से। अब एक और पंक्ति बनाते हैं ZJ की। ZJ क्या है, इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को, इन दोनों का जोड़ होता है। तो 0 को 3 से किया तो 0, और m को 10 से किया तो 10, तो इन दोनों का जोड़ 10m। इसी तरह से ये जो 0 है ये सब से गुणा होगा, पहली पंक्ति के प्रत्येक संख्या से गुणा होके, और m है दूसरी पंक्ति के प्रत्येक संख्या से गुणा होगा, और स्तंभ अनुसार इनका जोड़ होता चला जाएगा। तो 0 को 1 से करेंगे तो 0, m 0 से गुणा होगा तो 0, तो इनका जोड़ 0। इसी तरह से दूसरे में आइए, इस दूसरे कॉलम में जब हम देखते हैं कि 0, ये तो 0 है ही, और m 1 से गुणा होकर m हो जाएगा तो ये इसका मान m होगा। इधर -m हो गया, यहाँ पे देखिए 5m हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 से गुणा होकर तो ये तो 0 होगा, पूरी पंक्ति 0 हो जाती है, इसलिए इसका तो मतलब ही ख़त्म हो गया। यहाँ 4m हो जाएगा, 4m। ठीक है, ये हमने लिख दिया ZJ में। अब हम करते हैं क्या है, CJ में से ZJ घटाइए, CJ - ZJ। ठीक है, यहाँ आप आइए, सबसे पहले वाले में, इस कॉलम में CJ 0 है, और 0 में 0 गया तो 0, m में से m गया तो 0, 0 में से m गया, वो 0 में 0 माइनस m, 0
माइनस माइनस एम, चिन्ह सही ध्यान रखना, ये कभी आप गलती करते हैं, ये घटाना है। सी जे माइनस जेड जे का मतलब है कि चिन्ह माइनस का हो गया ना, जेड जे की जो भी संख्या है उसको पहले माइनस से गुणा कर लो आप चाहो तो 0 माइनस माइनस एम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो इसलिए एम हो गया। इसी तरह से यहाँ 2 माइनस 5m बराबर 2 माइनस 5m लिख दिया। 10 माइनस 4m, 4 माइनस वो 10 माइनस 4m हमने यहाँ लिख दिया, तो सी जे माइनस जेड जे। अब चूंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उद्देश्य फलन के मान को मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो ऐसे में सी जे माइनस जेड जे वाली जो पंक्ति है इसमें हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, अधिकतम ऋणात्मक मूल्य हमें देखना होगा। ये लिख दिया है मैंने, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू इन सी जे माइनस जेड जे क्या है। देखिए 2 ही नेगेटिव वैल्यू हैं, लेकिन -5m, क्योंकि m बहुत बड़ा है ये आपको पता है, तो ये 2 माइनस 5m है, ये बड़ी वैल्यू है, ऋणात्मक रूप से ये ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको लिया। और इससे संबंधित जो कॉलम है ये वाला, ये x1 जिसमें है, ये चर है एंटरिंग वेरिएबल या इनकमिंग जो वेरिएबल हो गया ये x1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अनुपात का निर्धारण करें। अनुपात का निर्धारण करने का तरीका आपको पता ही है, कांस्टेंट में, और ये जो संबंधित है इनकमिंग वेक्टर से संबंधित संख्याएं, इनसे विभाजित कर दीजिए। 3 में 2 का भाग दीजिए, 3/2 बराबर 1.5 होता है 1.5। इसी तरह 10 में 5 का भाग दीजिए, 10/5 बराबर 2। अब अनुपात जो है न्यूनतम धनात्मक अनुपात लेना होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। अब इनमें न्यूनतम कौन सा है 1.5, तो ये जो है ये हो गया हमारा पाइवेट एलिमेंट 2, और इससे संबंधित ये रो है ये वाली, ये हो गई आउटगोइंग, और S1 वेरिएबल जो है आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। तो इनकमिंग वेरिएबल x1 और आउटगोइंग वेरिएबल S1, S1 की जगह x1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कीजिए साहब, और फिर पूरी पंक्ति बदलेगी। x1 लिख दिया, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 इसका गुणांक है, देखो ये यहाँ x1 का, जब चूंकि x1 आया है ना यहाँ, तो ये गुणांक भी इसके साथ आ जाएगा 2, इसलिए x1। अब इनमें बदल जाएगी, ये बाकी चीज़ें बदलेगी। बाकी क्या बदलेंगी आपको पता है, जैसा मैं पिछले वीडियोज़ में आपसे बात की थी कि सभी संख्याओं को पाइवेट एलिमेंट से विभाजित कर देंगे। नई जो और इनकमिंग वेरिएबल की जो रो होगी वो इस तरह से आएगी कि पुरानी पंक्ति में जो भी संख्याएं हैं उनको पाइवेट एलिमेंट से विभाजित कर दीजिए। तो 3 को 2 से भाग देंगे तो 3/2, ये लिख दिया। 1 को 2 से देंगे 1/2, 0 0 कोई चेंज नहीं आ गया, ये भी 0 यहाँ लिख दिया। 2/2 बराबर 1, और 1/2, 1 में 2 को भाग देंगे ना 1/2, ये आ गया। ठीक है, ये तो हमारी x1 जो वेरिएबल है, ये पंक्ति है इनकमिंग वेरिएबल के रूप में यहाँ हमने, और इससे संबंधित जो संख्याएं लिख दी हैं। अब A2 में, A2 वेरिएबल तो वही है लेकिन बाकी चीज़ें बदलेंगी, इसका गुणांक भी यही है उद्देश्य फलन में m। अब इसमें बदलाव आएगा, यहाँ से शुरू होता है बदलाव। अब A2 के जो वैल्यू है, पंक्ति की जो संख्याएं हैं, किस तरह से निकालें, आपको मैंने बताया था कि पुरानी पंक्ति में जो संख्या है इस पंक्ति में वो 10 है, इसमें से पाइवेट एलिमेंट के ठीक सामने जो संख्या है उसको माइनस कीजिए, और माइनस करते हुए नई संख्या से गुणा कीजिए, यानी 10 मैंने नीचे लिखा है, आप देखना, वैसे आपको समझना हो तो यहाँ चले जाना, यहाँ पे भी लिखा है, ये लिखा देखो, 10 - 5 इंटू 3/2, जो भी वैल्यू आएगी ये यहाँ 5/2 आई, मैंने प्रत्येक अवयव के लिए लिखा है ये, लेकिन खैर मैं कह रहा हूँ
पुरानी पंक्ति में जो संख्या थी 10 माइनस 5 गुणा 3/2, तो ये 5/2 आ गया। इसी तरह 0 माइनस 5 गुणा -5/2 है, नहीं -1/2। 0 माइनस 5 गुणा -1/2, तो -5/2 लिख दिया मैंने। 1 माइनस 5 गुणा 1, 1 माइनस 5 गुणा 0, ठीक है। तो 1 माइनस 5 गुणा 0, तो 5 0 से गुणा 0 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। ये नहीं, 1 लिख दिया। -1 माइनस 5 इंटू 0, तो ये -1 ही रहेगा। इसी तरह से 5 माइनस 5 गुणा 1 बराबर 0, और 4, ये 4 है, -5 गुणा 1/2, 4 माइनस 5 गुणा 1/2 यानी 5/2, तो 4 माइनस 5/2, तो 4 दूना 8, 3/2 बच गया, 3/2 लिख दिया। इस तरह से संख्याएं आएंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे टेबल के नीचे सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, वहाँ देखना है इसको। अब हमने निकाल ली इसकी संख्याएं, अब कुछ चीज़ें और निकालनी। अब हम जेड निकालते हैं। जेड कैसे निकालेंगे? इसको इससे गुणा कीजिए और m को इससे गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 तो 3, और m इंटू 5/2 तो 5m/2, तो 3 + 5/2m, 3 + 5/2m, इस तरह से आ जाएगा। ये 2 है जो पूरी पंक्ति से के प्रत्येक अवयव से अलग अलग गुणा होगा। m भी दूसरी पंक्ति जो है A2 वाली, इसके प्रत्येक संख्या से गुणा होगा अलग अलग, और इन स्तंभ वाइज इनका जोड़ करते जाइए, बस सीधा सा है। तो दूसरे में आ जाएगा 1 माइनस 5/2m इस कॉलम में। फिर इधर देखो, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ m है तो ये m ही लिख देंगे। इसमें भी 0 हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह के साथ है और ये m से गुणा होगा तो -m हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है और m वाला जो है m 0 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 यानी इंटू 2 तो 1 प्लस 3/2m, ठीक है। CJ माइनस ZJ निकालिए। हम दूसरी स्टेज में पहुँच गए। CJ माइनस ZJ निकालिए। देखिए ये हम करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे? जब तक कि कोई भी ऋणात्मक मूल्य इसमें बचेगा, तब तक ऐसा करेंगे। CJ माइनस ZJ के लिए CJ तो ये रहा, ऊपर देखो ये रहा CJ, इसमें से और ये घटा दीजिए 0 में से। अब जब आप ये 1 माइनस 5/2 लेस करेंगे 0 में से, तो क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का हो जाएगा। भाई इसको एक तरह से माइनस से गुणा कर रहे हो आप। 5/2 m माइनस 1, m में से घटाइए m तो 0, 0 में से घटाइए माइनस m, जब 0 माइनस इंटू माइनस m तो प्लस का m हो जाएगा। 2 में से घटाइए 2 तो 0, और 10 में से घटाइए क्या 1 + 3m, तो ये बचेगा -3/2m + 9 या 9 - 3/2m, जो भी आप जैसे भी लिखना चाहें, दोनों स्थितियाँ में ठीक है। अब फिर क्या करें? क्या CJ माइनस ZJ को ऋणात्मक मूल्य है? हाँ है, ये रहा। तो ऋणात्मक मूल्य तो अधिकतम ऋणात्मक जो मूल्य है उसको लीजिए। ये जो है आउटगोइंग होगा, इनकमिंग होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये CJ माइनस ZJ में जो अधिकतम ऋणात्मक मूल्य है उसको हमने लिया है, ये इनकमिंग वेक्टर होगा। और संबंधित चर कौन सा है? x2 है, तो x2 इन एंटरिंग या इनकमिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब फिर अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने का तरीका
यही है कि ये जो है दो, इसको विभाजित, ये सॉरी ये कांस्टेंट्स हैं, इनको विभाजित कीजिए इस स्तंभ की संख्याओं से। तो 3/2/1/2 ये लिखा है, 3/2/1/2 या 3 या चौथी संख्या जो ऊपर चली जाएगी 3/2 गुणा 2/1 बराबर 3। इसको विभाजित कीजिए 3/2 से, 5/2 गुण बटा 3/2, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है। अब इनमें क्या करना है, अनुपात कौन सा लेना है, न्यूनतम धनात्मक अनुपात। 3 तो बड़ा है और 5/3 कम है, धनात्मक भी है कम है, तो इसको हम लेंगे। ये हो गया हमारा पाइवेट एलिमेंट 3/2, पाइवेट संख्या हो गई 3/2। इससे संबंधित जो चर है A2, ये हो गया आउटगोइंग, ये पंक्ति निकल जाएगी, इसकी जगह x2 आएगा। ठीक है, करिए साहब। x2 का जो कोफिशिएंट है उद्देश्य फलन में वो 10 है, तो ये 10 लिख दिया। अभी आप भूल जाइए ये खाली पड़ा है, ये वाला जो x1, तो अभी तो आप पहले इसको करेंगे। अब आप इसकी वैल्यू जो है ये 5/2 की जगह क्या, अब बाकी वैल्यू बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी कि जो संख्याएं हैं इनको पाइवेट एलिमेंट से विभाजित करना है, प्रत्येक बार ऐसा ही हो रहा है, ध्यान दें। तो 5/2/3/2 कितना आ रहा है, 5/3, तो 5/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, -5/2/3/2 बराबर -5/3, 1/3/2 बराबर 2/3, -1/3/2 -2/3, 0/3/2 0, और 3/2/3/2 बराबर 1 हो गया। ये x2 वाली पंक्ति की अवयवों को इस तरह से हमने लिखा है। अब x1 की जो संख्याएं हैं वो बदल जाएंगी, बदलेगा नहीं तो बस ये इसका गुणांक है जो उद्देश्य फलन में कोफिशिएंट है वो वही रहेगा x1। अब इसके लिए जो संख्याएं कैसे निकालें, 3/2 माइनस इसके ठीक सामने वाली संख्या क्या है, 1/2 है, -1/2 गुणा 5/3 बराबर 2/3 आएगा। इसी तरह से निकालते जाएंगे। जब इसी तरह से हम निकालते जाएंगे तो ये संख्या आ जाएंगी। अब एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब देखिए सारणी में ये सिंप्लेक्स टेबल में नज़र डालिए, इकाई मैट्रिक्स बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1001, यहाँ पे बन रहा है 1001। हर स्टेज पे इकाई मैट्रिक्स बनना जरूरी है, अगर नहीं बन रहा है तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, फैला हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ है 10 है और फिर 01 यहाँ है, लेकिन होगा जरूर, ये खास बात है। अब ZJ निकाल लीजिए, ZJ इस 2 को पूरी पंक्ति के अलग अलग अवयवों से गुणा कीजिए और 10 को इस पंक्ति के अवयवों से गुणा कीजिए और स्तंभ अनुसार इनका जोड़ करते जाइए। तो 4/3 प्लस 50/3 54/3 बराबर 18 लिख दिया। इसी तरह से ये कर दिया जाइए, 8/3 माइनस 50/3 बराबर 42/3 यानी 14 माइनस का। इसी तरह से करते जाएंगे, ये 6, ये -6 2 10। अब आप देखिए ZJ, फिर CJ माइनस ZJ निकालेंगे। अभी जब हम किसी भी स्टेज का अंतिम जो है हमारा ऑपरेशन है वो है CJ माइनस ZJ, वहाँ तक जाना जरूरी होता है। अब CJ माइनस ZJ निकालिए, घटाइए, 0 में अगर माइनस करेंगे 14 तो प्लस का 14, फिर ये M है, M में से वहाँ, क्योंकि इसका देखिए CJ में M है, M माइनस ZJ जो कि 6 है, M माइनस 6, फिर यहाँ 0 आएगा तो 0 माइनस 6 0 माइनस -6 तो प्लस का 6, यहाँ फिर 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0। ठीक है, अब आप चेक कीजिए CJ माइनस ZJ में कोई ऋणात्मक वैल्यू है क्या, कोई ऋणात्मक नहीं है। कारण क्या है कि M तो बहुत बड़ा है, इसलिए M में से अगर 6 घट जाए, 100 घट जाए, 1000 घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी धनात्मक रहेगा। इसलिए
चूंकि सी जे माइनस जेड जे में कोई ऋणात्मक मूल्य नहीं है, इसलिए उद्देश्य फलन का मान अनुकूलतम होगा या न्यूनतम होगा। कहाँ पर? जेड जे बराबर 18 और x1 बराबर 2/3, x2 बराबर 5/3 पर। इसलिए हमारा सॉल्यूशन हुआ जेड जे इक्वल टू 18, x1 इक्वल टू 2/3, x2 इक्वल टू 5/3। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो, मैंने स्टेज वाइज यहाँ दिखाया है। फर्स्ट स्टेज तो हम वहाँ से लेते हैं क्वेश्चन से। सेकंड स्टेज में जो हमारी रो है, जैसे इनकमिंग जो वेरिएबल वाली रो है, उसको तो हम वहाँ से पाइवेट एलिमेंट से विभाजित करके निकाल लेते हैं। उसके सामने वाली या उससे संबंधित जो दूसरी है पंक्ति, उसमें किस तरह से संख्याएं निकल के आई हैं, उनको मैंने बताया है। सेकंड स्टेज में भी और थर्ड स्टेज में भी, दोनों में ही मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, आप देख लें। या फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बस एक हल्की सी ट्रिक है। पाइवेट एलिमेंट के ठीक सामने वाली संख्या माइनस में होती है, पुरानी संख्या जो है उसमें से माइनस करते हुए उसे, और फिर जो नई संख्या सामने संबंधित जो नई संख्या आई है उससे गुणा करके उसको घटा देते हैं। इस तरह से आता है। खैर, तो ये मिश्रित प्रतिबंध का एक उदाहरण हमने लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।